नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में लेंगे भाग। कई विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। विदेशों में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कूटनीतिक जीत। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से वास्तविक स्थिति रखने के बाद कोलंबिया ने पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना वाले बयान को लिया वापस। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत होगी मॉक ड्रिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर परखी जाएगी सुरक्षा व्यवस्था। सौ दिन पूरे होने पर दिल्ली की बीजेपी सरकार आज जारी करेगी प्रोग्रेस रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है सरकार का कामकाज। और अमेरिका में विदेशी स्टील के आयात पर 2 गुना टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। 50% टैरिफ का ऐलान। ट्रेड वॉर और गहराने की आशंका। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री इंदौर मेट्रो, सतना और दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। भोपाल से ही प्रधानमंत्री उज्जैन में शिप्रा नदी पर घाट निर्माण का वर्चुअल भूमि पूजन भी करेंगे। कार्यक्रम में 2 लाख महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में 1300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। वे लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लेंगी। उनका तो स्लोगन है विरासत से विकास की ओर। जब विरासत की बात करते तो अहिल्या माता से जोड़ते हैं, विक्रमादित्य से जोड़ते हैं, जो सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल है। और विकास की बात कर रहे हैं तो हमने सबने देखा टेक्नोलॉजी के युग में आज हम कई क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़े। तो ऐसे में हमारे 2 नए एयरपोर्ट दतिया और सतना, उसका लोकार्पण होगा। मेट्रो ट्रेन इंदौर से अहिल्या महारानी की नगरी में उसका लोकार्पण होगा। इसमें करीब 2 लाख महिला उद्यमी, कामगार, महिला स्व सहायता समूह, लाडली बहनें शामिल होंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री लोक माता अहिल्याबाई होलकर को समर्पित डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर ही प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की प्रगति और देवी अहिल्या के सुशासन के मॉडल की प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और सारी व्यवस्थाओं की जो कमान है वो मातृशक्ति के हाथ में रहेगी। पूरा मध्य प्रदेश उत्साहित है कि माननीय प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों के लिए। प्रधानमंत्री इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। यह लगभग 6 किलोमीटर का हिस्सा येलो लाइन का सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर है। साहब अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य पर इस टर्मिनल का नाम हमने निर्णय किया है कि माँ अहिल्या टर्मिनल ही होगा। तो ये माँ अहिल्या के प्रति हमारी श्रद्धा है, हमारी कृतज्ञता है। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों दतिया और सतना को हवाई उड़ान की ऐतिहासिक सौगात भी प्रधानमंत्री देंगे। पब्लिक एरोड्रोम खुलने वाले, इसमें से आम जन यहाँ से यात्रा कर सकेंगे और इनको जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है उन मापदंडों के अंतर्गत दोनों एयरपोर्ट को विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के अंतर्गत नमामि क्षिप्रे परियोजना के तहत घाट निर्माण एवं अन्य कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन भी करेंगी। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की वो तमाम महिलाएं होंगी जिनको डबल इंजन सरकार से कुछ न कुछ लाभ जरूर मिल रहा है। और महिलाएं या सिर्फ प्रधानमंत्री को सुनने ही नहीं आ रही हैं, बल्कि उनको आशीर्वाद देने भी आ रही हैं उन योजनाओं के लिए जो उनको सशक्त करने के लिए मोदी सरकार और राज्य की मोहन सरकार ने चलाई हैं। कैमरामैन गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल।
आज से मध्य प्रदेश के 3 शहर इंदौर, सतना और दतिया रफ्तार और कनेक्टिविटी के मामले में एक नए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के इन शहरों का रंग रूप पूरे तरीके से बदलने वाला है। देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। इंदौर में अब सफर होगा बेहद आसान। इंदौरियों के मेट्रो के शुरू होने का इंतजार होने जा रहा है खत्म। इंदौर में 31 मई से दौड़ने लगेगी मेट्रो ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम करेंगे इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवा का शुभारंभ। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। आगामी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से वर्चुअली इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये लगभग 6 किलोमीटर का हिस्सा येलो लाइन पर सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर है। इसमें 5 स्टेशन, गांधीनगर स्टेशन, सुपर कॉरिडोर, 6 स्टेशन, सुपर कॉरिडोर, 5 स्टेशन, सुपर कॉरिडोर, 4 स्टेशन और सुपर कॉरिडोर 3 स्टेशन शामिल हैं। ये कॉरिडोर ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करेगा, साथ ही यात्रियों को आरामदायक सफर प्रदान करेगा। सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इंदौर की आधुनिकता की ओर बढ़ती दिशा का प्रतीक भी है। आपको बता दें कि इंदौर में कुल 31.32 किलोमीटर लंबाई का मेट्रो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में 22.62 किलोमीटर एलिवेटेड एवं 8.7 किलोमीटर भूमिगत मेट्रो है। मेट्रो की येलो लाइन पर 28 स्टेशन होंगे। संपूर्ण मेट्रो की संपूर्ण प्रोजेक्ट की लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपए है। प्रारंभिक तौर पर 6 किलोमीटर के कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा रहा है। इसकी लागत लगभग 1520 करोड़ रुपए है। लगभग 6 किलोमीटर में 5 स्टेशन के साथ में शुरू हो रही है और बहुत जल्दी ही आगामी जनवरी तक इसको विस्तारित करके रेडिसन तक भी ले जाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इसको शहर को बहुत फायदा होने वाला है। शनिवार को ही प्रधानमंत्री प्रदेश के 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों दतिया और सतना को हवाई उड़ान की ऐतिहासिक सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल से वर्चुअली दतिया और सतना में नवनिर्मित एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। दतिया एयरपोर्ट की लागत 60 करोड़ रुपए आई है। नवनिर्मित 124 एकड़ में फैले दतिया एयरपोर्ट पर प्रारंभिक चरण में 19 सीटर एयरक्राफ्ट उतर सकेंगे। दतिया एयरपोर्ट पर 1.81 किलोमीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा रनवे बनाया गया है। एयरपोर्ट की पार्किंग में लगभग 50 कारों की पार्किंग व्यवस्था है। यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट पर 2 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं। ये एयरपोर्ट ATR 72 विमानों की क्षमता वाला है। यहाँ फ्लाई बिग एयरलाइंस की उड़ानें सप्ताह में 4 दिन संचालित होंगी। आज केन बेतवा आ जाने के बाद से जल में, बुंदेलखंड हाईवे आ जाने के बाद से थल में, हवाई आ जाने के बाद से नभ में, जल थल नभ बुंदेलखंड में तीनों की ये लंबी उड़ान है। वहीं राज्य के विंध्य क्षेत्र की औद्योगिक राजधानी सतना में भी नए एयरपोर्ट का निर्माण 37 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। ये एयरपोर्ट पूर्व निर्मित हवाई पट्टी का पुनर्निर्माण कर आधुनिक स्वरूप में विकसित किया गया है। इस एयरपोर्ट पर 1200 मीटर लंबा रनवे, 750 वर्ग मीटर निर्मित टर्मिनल बिल्डिंग और एक समय में 2 एयरक्राफ्ट पार्किंग की व्यवस्था है। एयरपोर्ट अब 19 सीटर विमानों के संचालन के लिए पूरी तरह तैयार है। एयरपोर्ट में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस एयरपोर्ट को हम कई दृष्टिकोण से देख सकते हैं। मैं तो कुछ ही दृष्टिकोण के बारे में बात करता हूं। अगर हम इसको पर्यटन की दृष्टि से देखें तो सतना जिले के पास ही सर्वप्रथम चित्रकूट है। द्वितीय विश्व युद्ध के सामरिक बनी हवाई पट्टी का उन्नयन एरोड्रम के रूप में होना सतना के लिए बड़े गौरव का क्षण है और हमें उम्मीद है कि इसके होने से यहाँ पर्यटन क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। दतिया और सतना शहर धार्मिक, औद्योगिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंदौर में मेट्रो चलना शहर को एक और तेज रफ्तार विकास की मिलने वाली है। कैमरामैन गौरव निर्गुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश।
आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशी दौरों पर है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला दल इस वक्त कोलंबिया के बोगोटा में है। यहां से बड़ी खबर यह है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एतराज के बाद कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर अपने पहले का बयान वापस ले लिया है। इस बयान में कोलंबिया ने भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की थी। इससे पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे शशि थरूर ने चिंता जताते हुए कहा था, हम कोलंबिया सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़ा निराश हैं। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद कोलंबिया की उप विदेश मंत्री योलांडा विला विसोनिया ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें जो स्पष्टीकरण मिला है और वास्तविक स्थिति, संघर्ष और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब हमारे पास जो विस्तृत जानकारी है उसके आधार पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं। Minister very graciously mentioned they have withdrawn the statement that we had expressed concern about and that they fully understand our position on the matter, which is something we really value. एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस वक्त इथोपिया के अदीस अबाबा में है। अपनी यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने इथोपिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैलो मारियम देसालेगन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डेलीगेशन के सदस्यों ने ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का क्या रुख है इसे भी स्पष्ट किया। देसालेगन से मुलाकात के बाद सुप्रिया सुले ने कहा कि आतंकवाद के उन्मूलन की इस यात्रा में इथोपिया भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। We were very warmly received and very reassured that in this journey of eradication of terrorism, Ethiopia stands together solidly with India. आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सिएरा लियोन के फ्री टाउन पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने सिएरा लियोन के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जुल्देह जोहलो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने आतंकवादी गतिविधियों को लेकर कड़ी निंदा की। साथ ही पहलगाम में हुए हमले पर दुख व्यक्त किया। भाजपा सांसद रविशंकर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने डेनमार्क में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। भारतीय समुदाय को लोगों को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, पूरी दुनिया पाकिस्तान के करतूत को जानती है। पाकिस्तान ने 4 बार भारत के साथ युद्ध छेड़ने की तो साहस किया, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। अब पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक के लोग भारत के साथ आने के लिए दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगार है। You all my friends from India need to know that we fought 4 conventional wars. 1948, 1965, 1971 and Kargil War 99. In none of this India started. Remember it. We only responded. And Pakistan lost all the time badly. Then came the doctrine of causing 1,000 cuts to bleed India. Terrorism as an instrument of state policy was adopted by Ziaul Haq. You also need to know a little about the journals of Pakistan. I said in lighter vein, जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान, वो बन गई जर्नैल की दुकान। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। ये मॉक ड्रिल 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होगी, जिनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल हैं। इस दौरान हवाई हमलों और ड्रोन हमलों से निपटने की तैयारी जारी रह जांची जाएगी। इसका उद्देश्य नियंत्रण रेखा के पास स्थित क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर तैयारी और जागरूकता बढ़ाना है। जिन सीमावर्ती क्षेत्रों में मॉक ड्रिल होगी, उनमें बताया जाएगा कि गोलाबारी होने की सूरत में लोगों को कैसे सुरक्षित स्थान व अस्पताल पहुंचाना है। सभी लोगों को सायरन बजते ही इन्वर्टर लाइट, सोलर लाइट, टॉर्च, मोबाइल लाइट और वाहनों की लाइट बंद करने की सलाह दी गई है। सभी दरवाजों व खिड़कियों के आगे पर्दा रखने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी तरह की रोशनी बाहर न जाए। इससे पहले देश के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल की गई थी।
और राजधानी दिल्ली में भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिन में राज्य सरकार ने क्या क्या काम किए, क्या रही सरकार की उपलब्धियां, ये सब कुछ वो जनता के सामने पेश करेंगी। आज दिल्ली की राज्य सरकार अपने 100 दिन के कामकाज के रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, कल्याणकारी योजनाओं और 100 दिन की कार्य योजना का विस्तृत विवरण पेश किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले ही सरकार के प्रदर्शन पर संतुष्टि व्यक्त कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन संपन्न हो गया है। साहित्य कितना बदल गया है, इस विषय पर आयोजित इस सम्मेलन का देवी अहिल्याबाई होलकर की गाथा के साथ समापन हुआ। पेश है हमारी संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन, संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकेडमी द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित 2 दिवसीय साहित्यिक सम्मेलन शुक्रवार को संपन्न हो गया। साहित्य कितना बदल गया है विषय पर आयोजित इस साहित्यिक सम्मेलन के दूसरे दिन आखिरी सत्र में साहित्य अकेडमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव ने धन्यवाद ज्ञापन पेश किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न विषयों जैसे कवि सम्मेलन, सीधे दिल से, भारत का नारीवादी साहित्य, नई राहें बनाना, साहित्य में बदलाव बनाम बदलाव का साहित्य और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारतीय साहित्य की नई दिशाएं पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए। इस सम्मेलन का समापन देवी अहिल्याबाई होलकर की गाथा के साथ हुआ। इसमें देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर हिमांशु वाजपेयी और प्रज्ञा शर्मा ने दास्ताने अहिल्याबाई की प्रस्तुति दी। मल्हारराव होलकर ने बहुत कम उम्र से अहिल्याबाई होलकर की तालीम और तरबियत का सारा इंतजाम किया। तो इस तरह के विद्या, अध्ययन, फने सिपहगरी, लोकनीति, राजनीति, नैतिकता, धर्मशास्त्र, ये सारे विषय बड़े बड़े उस्तादों से अहिल्याबाई को पढ़वाए गए और फिर कुछ ही सालों की मेहनत के बाद अहिल्याबाई इस कदर निखर गईं कि जब मल्हारराव होलकर मालवा से बाहर होते तो सारा राजकाज अहिल्याबाई ही संभालती, हत्ता के जितने अहम हुक्मनामे फरमान होते वो भी उन्हीं के नाम से जाते। हिमांशु वाजपेयी और प्रज्ञा शर्मा ने अपने प्रभावशाली शब्दों और भावपूर्ण प्रस्तुति से देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन के अनछुए पहलुओं को मंच पर जीवंत कर दिया। उनकी शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और जन कल्याण की भावना को दर्शाते किस्सों ने मौजूद लोगों को काफी प्रभावित किया। उन्होंने अपने धर्म में अगाध श्रद्धा रखते हुए कभी भी किसी दूसरे धर्म का अनादर नहीं किया। उनका परोपकार समस्त मानव जाति के लिए था। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बिल्कुल शांति थी। जो कहना था कह चुकी, जो करना था कर चुकी। बहुत देर तक यूं ही ईश्वर को याद करती रहीं, उनका स्मरण करती रहीं और चंद लम्हों बाद इसी खामोशी में, इसी शांति में उन्होंने अपनी देह त्याग दी। कार्यक्रम में काफी संख्या में श्रोता बने साहित्यकारों ने पूरे मनोयोग से देवी अहिल्याबाई की प्रेरणादायक गाथा को सुना और सराहा। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य तंबाकू के उपयोग के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है अपील को उजागर करना, तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर उद्योग की रणनीति को उजागर करना। भारत में तंबाकू का इस्तेमाल एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। तंबाकू के सेवन से 11 तरह का कैंसर होता है। युवाओं में तंबाकू की बढ़ती लत एक गंभीर समस्या है। पेश है ये खास रिपोर्ट। तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व तंबाकू दिवस का थीम है आकर्षण का पर्दाफाश। तंबाकू और निकोटिन उत्पादों पर उद्योग की रणनीतियों को उजागर करना है। युवाओं में बढ़ते तंबाकू का सेवन का प्रचलन और हुक्का बार की लत चिंता का कारण है।
इस दिन का उद्देश्य लोगों को तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना है और उन्हें तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। जानकार मानते हैं कि तंबाकू के सेवन से 10 तरह के कैंसर होते हैं। तंबाकू का सेवन मुंह के कैंसर का एक बड़ा कारण माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और मौतों पर लगाम लगाने के लिए इस दिन की शुरुआत की थी। पहली बार 31 मई 1988 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। इसके बाद हर साल ये दिन वैश्विक स्तर पर मनाया जाने लगा है। तंबाकू से हर साल दुनिया में 80 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। ये दिन तंबाकू और उससे जुड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों संबंधी बीमारियों के खतरे के बारे में जागरूकता फैलाता है। खासकर ये दिन युवाओं और बच्चों को तंबाकू से दूर रहने का संदेश देता है। तंबाकू के सेवन से फेफड़ों, मुंह, गले, पेट का कैंसर होने की आशंका रहती है। दिल की बीमारियां हो सकती हैं, सांस की समस्या हो सकती है। तंबाकू के सेवन से पुरुषों और महिलाओं में प्रजनन समस्याएं हो सकती हैं। समय से पहले मौत का खतरा रहता है। जाहिर है, जागरूकता से ही तंबाकू के सेवन पर नियंत्रण किया जा सकता है। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी स्टील आयात पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की है, जिससे टैरिफ की मौजूदा दर 25% से बढ़कर 50% हो जाएगी। ट्रंप ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी स्टील उद्योग को प्रोत्साहित करना है। इस निर्णय के प्रभाव से अमेरिकी स्टील उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जो आवास, ऑटोमोटिव और निर्माण क्षेत्रों पर असर डाल सकती है। हालांकि ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमेरिकी उद्योग की मजबूती और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही ट्रंप ने जापान की कंपनी निप्पॉन स्टील के साथ यूएस स्टील के लिए एक निवेश समझौते की घोषणा की। इस समझौते के तहत निप्पॉन स्टील यूएस स्टील का अधिग्रहण करेगा, लेकिन यूएस स्टील का मुख्यालय अमेरिका के पीटर्सबर्ग में बना रहेगा और अमेरिकी नियंत्रण में रहेगा। ट्रंप ने इस सौदे को अमेरिकी उद्योग को मजबूती के रूप में प्रस्तुत किया। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में अपना दबदबा मजबूत किया है। इसकी कुल लेन देन मात्रा में हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के 79.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 83.7% हो गई है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई ने वित्त वर्ष 2025 के दौरान 185.8 बिलियन लेन देन की सुविधा प्रदान की, जो सालाना आधार पर 41% की वृद्धि दर्शाता है। यूपीआई लेन देन वित्त वर्ष 2024 के 200 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 261 लाख करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई ने कहा कि यूपीआई की सफलता ने भारत को ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट में 48.5% की हिस्सेदारी के साथ अग्रणी स्थान पर पहुंचा दिया है। आरबीआई ने यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक 2028-29 तक 20 देशों में यूपीआई का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। और क्या हो यदि आपके पास एक वीडियो आए जिसमें आप खुद को न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर टहलते देखें, जबकि आप वहां कभी नहीं गए। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा चेहरा जो आपके भरोसे को तोड़ सकता है। ये संभव है डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए। डीप फेक अब मनोरंजन या मजाक का जरिया भर नहीं रह गया है, बल्कि ये गंभीर साइबर हथियार बन चुका है, जिससे आपकी पहचान, आपकी साख और यहाँ तक कि आपकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। आपने मेरे फेस को मल्टीपल एंगल से ले लिया और उस तरीके से डेटा सेट क्रिएट कर दिया। मेरी वॉइस को, मेरे साउंड को, मेरे मेथड्स ऑफ टॉकिंग को या मेरे फेस के एक्सप्रेशंस को, इन सबको इतनी तरीके से डेटा सेट में क्रिएट कर दिया। इसमें हमने डेटा सेट क्रिएट कर दिया उसी फोटोग्राफ का, उसी पिक्चर का, और उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम उससे जो बुलवाना चाहते हैं उसी की वॉइस में, उसी के चेहरे के साथ दिखाई दे जाएगा। और पब्लिक अगर किसी एक सेलिब्रिटी के फेस के साथ कुछ ऐसी चीज़ सुनती है तो उसे लगता है अरे ये तो वो कह रहे हैं। आज की तारीख में अवेयरनेस ही सबसे कम है, पर आज मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज के कई कंसेप्ट्स में हमें रेगुलेशंस को लाने की जरूरत है और एथिकल एंड ट्रस्टवर्दी एआई को हमें करना पड़ेगा।
डीप फेक तकनीक का दुरुपयोग सिर्फ व्यक्तिगत अपमान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल अफवाहें फैलाने, ब्लैकमेलिंग और यहां तक के सांप्रदायिक तनाव भड़काने तक के लिए किया जा रहा है। आप डीप फेक को कैसे पहचानें और कैसे बचें अफवाहों के इस हाईटेक जाल से, जानने के लिए देखिए कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात डीप फेक की। नकली वीडियो बनाकर किस तरीके से आपको ठगने का प्रयास कर रहे हैं ये साइबर अपराधी। पब्लिक अगर किसी एक सेलिब्रिटी के फेस के साथ कुछ ऐसी चीज सुनती है तो उसे लगता है अरे ये तो वो कह रहे हैं, और जैसे जैसे एल्गोरिदम और बेटर होता चले जाएंगे, मतलब फेक को पकड़ना और मुश्किल होता चला जाएगा। आज की तारीख में अवेयरनेस ही सबसे कम है। देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।